मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। नकाबिल यकीन टीम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स कि हम यूहन्ना आरफ के मुकाशवा का मुतालिया कर रहे हैं और आपको पता है कि हमने गुज़िश्ता वक्त में मोहरों पर गौर किया और अब हम नरसिंगों पर गौर कर रहे हैं। और आज आपके सामने आज हम जैसा कि जानते हैं आप कि हम 8वें बाब तक पहुंच चुके हैं मुकाशवा की किताब के, और हमने 3 नरसिंगों पर ऑलरेडी गौर कर लिया है। और इनको खोलने के लिए, इन गहरे भेदों को हमारे सामने खोलने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में पास्टर शजील खान मौजूद हैं। थैंक यू सो मच पास्टर साहब फॉर बीइंग इन द स्टूडियो विद अस टुडे। एंड पास्टर साहब, हम बहुत बरकत पा रहे हैं आपके वसीला से कि आप हमारी रहनुमाई कर रहे हैं इन गहरी और अमीक बातों को खोलने में, जो कि हमारे लिए एंड टाइम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारा जानना बजाते खुद बहुत ज़रूरी है कि हमें उस वक्त से पहले अपनी किस तरह तैयारी करनी है। और यकीनन जो दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं जो मसीह को नहीं जानते, ये उनके लिए वक्त है कि वो सीखें और समझें और अपने आप को खुदावंद को दें। एंड पास्टर साहब, आपको मैं बताना चाहूँगी कि काफ़ी लोग इस सीरीज़ के वसीले से भी बरकत पा रहे हैं। तो जैसे कि जानते हैं व्यूअर्स कि हम नरसिंगों पर बात करेंगे, तो पास्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल जो है आज के लिए वो ये है कि चौथे नरसिंगे के फूके जाने पर भी यकीनन हम जानते हैं कि बहुत सारे असरात मुरतब हुए होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि इससे ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि आसमान पर भी देखा गया कि सूरज, चांद, सितारे, उन पर एक बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, जैसे कि हम 12वीं आयत में देखते हैं। तो यहाँ तक कि ना दिन को भी रोशनी नहीं, ना रात को किसी भी हवाले से कोई रोशनी भी नहीं नज़र आती, बल्कि कम्प्लीटली तारीकी नज़र आती है। तो पास्टर साहब, ये तो आसमान का मंजर है, तो आपके ख्याल में ज़मीन पर चौथे नरसिंगे के फूके जाने पर क्या असरात मुरतब हुए? शुक्रिया बेटे। इसमें हम यहाँ से खुदा के कलाम से रहनुमाई लेते हैं कि जब इसमें बताया गया कि लिखा है, और जब चौथे फरिश्ता ने नरसिंगा फूका, मुकाशवा 8वां बाब उसकी 12वीं आयत में तो लिखा है, जब चौथे फरिश्ता ने नरसिंगा फूका तो तिहाई सूरज और तिहाई चांद और तिहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यहाँ तक कि उनका तिहाई हिस्सा तारीक हो गया और तिहाई दिन में रोशनी ना रही, और इसी तरह तिहाई रात में भी। जी। अब इसमें ये हम दुनिया को आसमान से अलग नहीं कर सकते। सबसे पहली बात सही वो ये है कि ये पूरी की पूरी यूनिवर्स, कायनात जो है, ये सब एक ही चीज का हिस्सा है, यानी ये कायनात का, कॉस्मॉस का हिस्सा है। उसके अंदर ही जमीन मौजूद है, उसी में सितारे मौजूद हैं, उसी में सूरज चांद मौजूद है। सही। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में फिर जब हम आते हैं तो उसके बाद ज़मीन का और सूरज और चांद का, सितारों का आपस में बहुत ही करीबी ताल्लुक है, क्योंकि हम लिविंग इंसान, हम लोग, जिंदा लोग इस दुनिया पर रहते हैं, इस प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं। तो ये जो प्लैनेट अर्थ है, इस पर जब भी कोई असर होता है तो आप देखिए कि इसके वजह अक्सर ये सेलेस्टियल बॉडीज़ जो अजराम फल्क हैं, उन्हीं के असरात के इस ज़मीन पर मुरतब होते हैं। सही। अब वो किस तरह से कि अगर सूरज तेज़ रोशनी दे रहा है तो ज़मीन पर गर्मी बढ़ जाती है, बिल्कुल। अगर सूरज की रोशनी कम हो रही है तो ज़मीन पर ठंडक बढ़ जाती है। इसी तरह से जब सूरज की रोशनी बंद हो जाती है तो वो फिर आइस एज की तरफ भी जाता है इंसान। बिल्कुल। तो वो सारे के सारे इम्पैक्ट्स, उसके सारे असरात जो मुरतब होते हैं वो ज़मीन पर होते हैं। हमें इस चीज़ को समझना है। यहाँ पर कहा गया कि तिहाई सूरज और तिहाई चांद और तिहाई सितारों पर सदमा पहुंचा। ये जो सब सदमा पहुंचा है तिहाई चांद, सूरज और सितारों पर, इसकी वजह से ज़मीन पर बहुत बुरे असरात मुरतब होने को है। और वो क्यों होंगे? क्योंकि ये आपस में लिंक्ड हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ मैं नरसिंगे पर बात थोड़ी सी करूँगा कि नरसिंगे को हम अक्सर जो है वो एक बहुत ही छोटी या मामूली बात भी समझ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन नरसिंगा, उसको अंग्रेजी में ट्रम्पेट कहते हैं, इब्रानी ज़ुबान में उसको शोफर कहते हैं। तो जब इब्रानी ज़ुबान में, जब इसको पुराने अहदनामे के पस मंज़र में आप देखेंगे ना, तो जब भी नरसिंगा फूका गया तो उसके कुछ माना होते थे। बहुत से मकामात पर नरसिंगा फूका जाता था।
इसमें पहली बात तो जो बहुत कॉमन है वो है जंग का ऐलान कि दुश्मन हमलावर होने को है। सही, यानी नुकसान होना है। जब जंग होती है तो नुकसान होता है, चाहे आप जितने माहिर क्यों ना हो जंग में, आपकी फौज कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपको कुछ ना कुछ नुकसान का सामना जरूर करना पड़ता है। तो एक इसका तासुर ये भी है कि जब नरसिंगे फूके जा रहे हैं, जब नरसिंगा फूका गया तो ये वार्निंग है, ये इंतबाह है, ये आगाही दी जा रही है कि आप होशियार हो जाओ, अब नुकसान होने को है। तो बिल्कुल इसी तरह से फिर उसके अलावा अगर हम अहदे अतीक में देखें तो बहुत से तरीकों से नरसिंगा फूका जाता था। इसमें लोगों को जमा करने के लिए, मुकद्दस महफिल फ्राहम करने के लिए, इबादत के लिए, खुशी के मौका पर जब उनका जुबली साल मनाया जाता था। ये तो हमारे यहाँ जी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली और इस तरह की जुबलीज बना ली गई हैं। असल में तो 50 साला जो टाइम पीरियड होता था यहूदियों में, बनी इसराइल में, वो ही एक जुबली ईयर है। ठीक है, और इब्रानी जुबान में इसको युबली कहा जाता है या योवली बोलते हैं, वो जिससे इंग्लिश में आ गया या यूनानी से निकला तो वो फिर इंग्लिश में उसको जे की साउंड देकर जुबली कर दिया गया। लेकिन बात यह है कि वो खुशी का मकाम होता था, उसमें हर चीज रिटर्न होती थी, वापसी। हर चीज जो जिस जायदाद का मालिक होता था 50 साल पहले, उसको आबाई जायदाद, विरासत सब कुछ मिल जाती थी। और ये जो है वो फ्रीडम लॉ था उनका, और है, अभी तक है। और खुदा उसके मुताबिक, खुदा ने ये प्लान दिया था, खुदा ने ये लॉ दिया था, तो खुदा उसके प्लान के मुताबिक चलता है। खुदा हमारे मंसूबों, हमारे प्लान्स के मुताबिक नहीं चलता। बिल्कुल। तो जो उसने कानून दिया है वो उसी तरह मौजूद रहता है, वो उसके मुताबिक पूरी दुनिया को साइकिल्स में चलाता है। और हमारी दुनिया मुख्तलिफ साइकिल्स का सामना कर रही है। अब देखिए, अब हम इसको साइंसी अंदाज में देखते हैं कि ज़मीन पर इसके असरात जो मुरत्तब हुए, तिहाई सूरज, चांद, सितारों पर जो सदमा पहुंचा, उसका किस तरह से साइंसी पहलू क्या है। वो ये है कि जब सूरज रोशनी कम देगा तो ऑटोमेटिकली ज़मीन पर ठंडक बढ़ेगी। सही। आपको हिद्दत कम मिलेगी। ज़मीन पर रोशनी कम आ रही है तो ज़मीन जो है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठंडी होना शुरू हो जाएगी। जब ठंडी होगी तो खुद ब खुद सोचिए कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। उसके असरात ये मुरत्तब होंगे कि ज़मीन हार्ड होना शुरू हो जाएगी, फसलें कम उगेंगी, और उसके असरात मुरत्तब होंगे इंसानों पर। जब फसलें कम होंगी तो फिर क्या होगा, खाना भी कम मिलेगा, तो ज़्यादा लोग तो नहीं खा सकते। जब कम खाएंगे तो उसकी वजह से अमवात हो जाएंगी। बिल्कुल। ठीक है, यानी कि फेमिन, काल पड़ेगा, कहत साली होगी। लोगों को पानी कम मिलेगा, जमना शुरू हो जाएगा ज्यादा पानी, आपको बॉयल कर करके पानी पीना पड़ेगा। सही है, बर्फ को पिघला के पानी पीना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन इंसान को ग्लोबल कूलिंग की तरफ लेकर जाएगी। टेम्परेचर हाई हो जाएगा, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग इंस्टेड। अब वो कम हो रहा है, जब सर्दी आ रही है तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है। yes. अब जो है वो पूरी दुनिया में एक जो है बड़ा शोर मचा हुआ था, बुक्स को भी भर दिया गया साइंसदानों ने, और वो एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं, वो उनको जो माहौलियात के माहिरीन थे, उन्होंने एक बड़ा शोर मचाया कि जी ग्लोबल वार्मिंग, और लोगों को कहा जी आप क्या हैं, बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो है वो मसला पेश कर दिया गया, और बच्चों को जो है वो वही पढ़ाया जा रहा है। अब साइंटिस्ट ने ये 90s में जो है वो कंफर्म कर लिया था। साइंटिस्ट हैं डॉक्टर गैरी स्टैनहिल, उन्होंने ये चीज जो है कंफर्म की। ही इज अ गुड क्रिश्चियन साइंटिस्ट, जबरदस्त बिलीवर हैं वो, जिन्होंने ये चीज जो है वो फाइंड आउट कर ली है कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही। और लोगों को, एनवायरमेंटलिस्ट और पॉलिटिशियंस, ये तमाम के तमाम जो बड़े एक्टिविस्ट हैं ना, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं इनको कहता हूं, ये लोग जो हैं वो अवाम के जज्बात से खेलने का काम होता है। बिल्कुल यही। अब ये सारा एजेंडा, अब वो पूरा इश्तिहार दे चुके हैं पूरी दुनिया में कई सालों से, बल्कि कई दिहाइयों से। जब हम छोटे थे तब से बात हो रही थी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जी बिल्कुल। जी आप बारबेक्यूज ना करें, आप जी बाहर चूल्हे ना जलाएं, आग ना जलाएं, जी इससे बड़ा नुकसान हो रहा है जी। उसमें अंटार्कटिका के करीब ओजोन लेयर में शिगाफ पड़ गया। तो सिर्फ ये वजह नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह ही ये नहीं थी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो अभी भी बहुत ज्यादा रेट जो है वो उसका हाई है। कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में बहुत ज्यादा फैल रही है, लेकिन उसके बावजूद ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही।
1990s के पहले ही जो है वो 5 सालों के अंदर अंदर डॉक्टर गैरी स्टैनहिल ने ये साबित कर दिया था कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही। सही। वो तो 15 बरस हो चुके थे, बंद हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। इंस्टेड के अब ग्लोबल कूलिंग शुरू हो चुकी है। जितना लॉस है जी, अब लोगों को इसके बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन का सामना है। स्पेशली अब इससे आप पता कैसे चलता है, जो ग्लोबल टेम्परेचर्स है ना पूरी दुनिया के, जो दर्जा हरारत का पता कैसे चलता है, वो ओशंस के टेम्परेचर से पता चलता है। बिल्कुल। जमीन का टेम्परेचर तो वो 30% है, जमीन खुश्की तो उसका क्या पता चलेगा। असल चीज होती है ग्लोबल, जो पूरी दुनिया को कवर कर रहे हैं, वो 70% समुद्र हैं। अब समुद्रों के टेम्परेचर से पता चलता है कि आपके पूरी दुनिया का टेम्परेचर कहाँ जा रहा है जी। और वो डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहे हैं। और 2005 से लेके 2015 तक का जो 10 साला पीरियड है, इसमें जो दुनिया है इसको शदीद ग्लोबल कूलिंग का सामना रहा है। और अब 2015 के बाद से अब ये मजीद 10 साल 2025 तक एक और जो है वो साइकिल जो है वो ग्लोबल कूलिंग का आ रहा है, और उसी में हम जा रहे हैं। सर्दियों की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही। ये पूरी दुनिया पर इसका इफेक्ट है और पूरी दुनिया का टेम्परेचर है। ग्लोबल वार्मिंग हुई थी 1200s में, ग्लोबल वार्मिंग हुई थी उस वक्त पूरी दुनिया को कुछ हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ा था। उस वक्त टेम्परेचर काफी हाई हो गया था, और वो ये पूरी दुनिया जो है, ये अर्थ जो है, ये एक साइकिल में चलती है। इसका जो टेम्परेचर है वो एक खास साइकिल के तहत चलता है, जो ग्लोबल टेम्परेचर होता है। अब उसके बाद 1200 की सदी में उस वक्त क्या हुआ कि वहां पे ग्लोबल वार्मिंग यानी दुनिया में हुई थी। उसके बाद फिर 1600 के दौर में, 400 साल के बाद, पूरी दुनिया को एक छोटी आइस एज का सामना करना पड़ा था। टेम्परेचर इतना डिक्रीज हो रहा था कि जो है वो हर इलाके में तकरीबन बर्फबारी हुई थी और शदीद सर्दी बढ़ गई थी। तो अब यहाँ पर जब हम यहाँ पर आते हैं, चौथे नरसिंगे पर आते हैं, तो इसकी बिना पर सूरज पर सदमा है, चांद पर सदमा है और सितारों पर भी सदमा पहुंचा है। इतनी डिस्ट्रक्शन होने वाली है। अब वो डिस्ट्रक्शन इस तरह से है उसके, अब आप अगर हिस्ट्री पढ़ें तो 1200 ईस्वी में भी, उस सदी में भी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा नुकसान इस तरह से हुआ कि लोग गर्मी की वजह से मरे, लोग भूख प्यास की वजह से मरे। एक और ख़ास चीज़ होती है, हमें पता चलता है कि जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल कूलिंग। एक बहुत सिंपल मेथड होता है, पैन इवेपोरेटिंग रेट। आपके किचन में जो फ्राइंग पैन में या पैन में जो पानी है वो कितनी जल्दी सूखता है, वो चूल्हे की बुनियाद पर नहीं सूखता, चूल्हे में जलने वाली आग की बुनियाद पर नहीं सूखता, वो सूरज की गर्मी की शिद्दत की बुनियाद पर सूखता है। ठीक है, उसका इफेक्ट वहां से शुरू होता है, सूरज से शुरू होता है, उसका इफेक्ट जो है वो चूल्हे से नहीं है। आप टेम्परेचर बहुत हाई करते चले जाएं चूल्हे का, तो उसके बावजूद वो जल्दी नहीं वेपरेट करेगा अगर फिजा में ठंडक है तो। सही। अब यही चीज जो है वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं इस दुनिया में, अब जो है वो क्या है, ये टेम्परेचर जो कंट्रोलिंग सिस्टम है या पैन इवेपोरेटिंग रेट, इसको पर PER भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो ये क्या है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो जिससे साबित होता है कि जमीन ग्लोबल कूलिंग का सामना कर रही है पूरी दुनिया में। अब लोगों को इसमें कहा गया जी कार्बन डाइऑक्साइड, आप कचरा जलाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इवेपोरेट कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और इस तरह की गैसेस जो हैं बहुत फिजा में छोड़ रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, हर चीज का इल्जाम जो है अवाम पर डाल दिया गया। लेकिन ऐसा सिर्फ नहीं है, ये तो बहुत ही मामूली और जो है माइन्यूट परसेंटेज है, बहुत कम परसेंटेज है जो कि अवाम उसका हिस्सा है ग्लोबल कूलिंग या ग्लोबल वार्मिंग का। इसकी बड़ी बड़ी रीजंस कुछ और हैं। बिल्कुल, वो मौका बना किसी वक्त तो जरूर उन पर भी बात की जाएगी, लेकिन बुनियादी वजह यह है कि इंसान इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने का माहिर नहीं है। इंसान पूरी दुनिया के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर रहा। अलबत्ता इसकी खराबी का हिस्सा जरूर बन रहा है, इसमें खराबी का सबब जरूर बन रहे हैं हम, लेकिन हम मुकम्मल तौर पे इसको कंट्रोल नहीं कर रहे। अब जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं,
डिजास्टर्स हो रहे हैं, सुनामी आ रही है, हरिकेन्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, इसकी वजूहात भी कुछ और होती हैं। ये भी ग्लोबल कूलिंग की बिना पर है, मींस क्लाइमेटिक चेंजेस जी। की वजह से। ये सब का सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग। जब आप अचानक से ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल कूलिंग की तरफ जाएंगे तो दोनों टेम्परेचर जब आपस में यकदम मिक्स होते हैं तो आप देखें कि अगर आप गर्म पानी और ठंडे पानी को, यख पानी को और बॉइल्ड वाटर को, आप दोनों को यकदम आपस में मिलाएं तो वहां पे फॉग क्रिएट हो जाएगी दरमियान में। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। तो वो फॉग जो कंडीशन है, वो सेंट्रल कंडीशन जो है वो डेंजरस होता है। जब आप ओशन में ट्रेवल करते हैं, समुद्र में आप ट्रेवल कर रहे हो बहरी जहाज में, तो गर्म पानी का समुद्र और ठंडे पानी का समुद्र जहां पर मिलते हैं तो बहरी जहाज के जो मल्लाह होते हैं, जो कैप्टन्स होते हैं, उनको पता होता है कि वहां पे नहीं जाना, क्योंकि वो डेंजरस एरिया होता है। वहां पे फॉग क्रिएट होती है और बहरी जहाज कहीं पे भी टकरा सकता है। इस वजह से वो बहुत ही ध्यान से चलते हैं। ये सिचुएशन बहुत अहम होती, यही सिचुएशन पूरी की पूरी दुनिया के साथ वाबस्ता है, हमें इसको देखना है। तो जब हम यहाँ पर आए कि सूरज तारीक हो रहा है तिहाई, 1/3 पार्ट, तो 1/3 पार्ट सूरज मामूली सी चीज नहीं है। बहुत अगर फर्ज कीजिए कि आपके पास एक पूरी रोटी है तो उसका 1/3 हिस्सा, उसके पूरे बराबर बराबर 3 टुकड़े कर लिए जाएं और उसका एक टुकड़ा उसमें से निकाल दिया जाए, तो आपके पास जो है वो रोटी कितनी बची? वो ना आधी है ना पौन है। बिल्कुल सही है, सिर्फ 2/3 रोटी जी। तो वो एक बड़ा टुकड़ा उसका निकल गया। तो सूरज के साथ भी यही सिचुएशन है। तो जब सूरज का 1/3 हिस्सा, 1/3 पार्ट रोशनी नहीं देगा तो आपकी जमीन पर रोशनी की मिकदार, गर्मी की मिकदार और आपको जो सनलाइट है ये 1/3 डिक्रीज हो जाएगी। तो अभी भी हम क्या हैं, उसी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। तो सूरज की रोशनी कम होगी तो आपकी दुनिया में जो फसलें उगती हैं वो शायद वो 1/3 के बजाय वो 2/3 जो है वो फसलों पर इफेक्ट होगा। यानी अगर 33% सूरज कम रोशनी देगा तो आपकी फसलें जो है वो 66% डिक्रीज हो जाएंगी। उसका डबल इम्पैक्ट होता है। सही, इसी तरह से रात के वक्त जो सितारों और चांद की रोशनी है वो भी 1/3 डिक्रीज हो जाएगी। तो उसकी वजह से रात के वक्त जो टाइडल इम्पैक्ट होता है मैग्नेटिक वेव्स का, यानी कि चांद की जो मैग्नेटिक वेव्स हैं उनका इफेक्ट होता है समुद्र पर, बहुत ज्यादा होता है कि समुद्र में टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं जिनकी वजह से बहरी जहाज ट्रेवल कर सकते हैं जी। जब वो 1/3 डिक्रीज होगा तो यहाँ पे 66% टाइड्स डिक्रीज हो जाएंगी। तो जब 66% वेव्स कम हो जाएंगी तो समुद्र में पानी के बहाव के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। उसमें बहाव ही नहीं होगा तो बहरी जहाज कहाँ चलेंगे? तो बहुत जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एक्चुअली जो समुद्र के जरिए होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। फाइनेंसिस पर इफेक्ट होगा, इकोनॉमी पर इफेक्ट होगा, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर इफेक्ट होगा। सही। इट इज काइंड ऑफ अ प्रोफेटिक थिंग, इट इज प्रोफेटिक। ये जो है नबूवती बातें हैं, ये नबूवत की गई है हमारे लिए पहले से, ताकि हम इस बात को पहले से समझ लें। अब 2020 चल रहा है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही ग्लोबल इम्पैक्ट होने वाला है। इस दुनिया में पूरी दुनिया को ग्लोबल इकोनॉमिक डेफिसिट का सामना होने वाला है कि पूरी दुनिया में इकोनॉमी में कमी आ जाएगी और वो रीजंस एनवायरमेंटल भी होंगी, बायोलॉजिकल भी होंगी और सोशल भी होंगी। पूरी दुनिया इन मामलात में जो है वो पड़ जाएगी। मींस अभी भी हम उस डिस्ट्रक्शन की तरफ रवाना हो गए हैं। हम जा रहे हैं। सही। और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स यस एंड एट अ हाई स्पेस। ठीक है, बड़ी स्पीड से हम उस तरफ जा रहे हैं कि हम अपनी ही दुनिया को लेकर हम क्या है वो इन सिचुएशंस को जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे। अगर हम इनको नहीं जानेंगे तो फिर क्या होगा? नतीजतन अचानक से जो है वो इकोनॉमिक क्लैप्स होगा, पूरी दुनिया जो है इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो अब भी देख रहे हैं हम। जी। और फिर उसके बाद जो है वो फिर सोशल क्लैप्स होगा, क्योंकि जब लोगों को खाने पीने को नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे, एक दूसरे से चीजें छीनेंगे। ठीक है, तो सिविल वॉर की तरफ भी जा सकती है पूरी दुनिया। और जो ममालिक उस वक्त इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए, जहां सूरज की रोशनी पड़ रही है,
उनके लिए तो मसला नहीं है, लेकिन जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज होंगे उनके लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो गरीब ममालिक होने जा रहे होंगे वो उनका रुख करेंगे, तो उधर जाके तो उन पर काबिज होने की कोशिश करेंगे। तो ये सिचुएशन पूरी दुनिया फेस करने जा रही है। पानी का मसला, खाने का मसला, ये सब दुनिया फेस करने वाली। तो वजह क्या है कि वो नरसिंगा है। सही। इट इज द रैथ ट्रम्पेट। ये जो है वो कहर का नरसिंगा है। ये पूरी दुनिया पर आने वाला गजब है जो इंसान के गुनाह का नतीजा है, कि इंसान ने गुनाह किया है लेकिन खुदा की बात नहीं मानी। जब आप खुदा की बात नहीं मानते तो फिर आपको उन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है जो खुदा ने कहे हुए। बिल्कुल। एक मिसाल सिंपल सी हम घर से इसकी मिसाल देख सकते हैं कि जब बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, नाफरमानी करते हैं, तो वो जिस बात से आप उन्हें मना कर रहे हैं तो वो क्या होता है, फिर उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। आखिरकार प्यार से कितनी देर तक माँ बाप समझाएंगे? एक वक्त आता है कि उनका टेम्परेचर हाई हो जाता है, उनका भी ग्लोबल वार्मिंग वहीं पे हो जाती है, ठीक है। तो वो डोमेस्टिक वार्मिंग जो होती है, मैं उसको जो है वो ये कह रहा हूँ, लेकिन उससे क्या होता है कि फिर बच्चे के लिए वो टाइम पीरियड अच्छा नहीं होता, लेकिन माँ बाप के लिए भी दुख का वक्त होता है। माँ बाप खुशी से बच्चों पर ये इस तरह का वक्त नहीं लाते। वो हरगिज नहीं चाहते कि बच्चों को मारा जाए, डांटा जाए। वो तो चाहते हैं प्यार से बात समझ लें। ऐसे ही खुदा भी यही चाहता है कि तमाम दुनिया के लोग, तमाम अक़वाम आलम ये बातें समझ लें और खुदा की तरफ रुजू लें, ताकि खुदा को इनको डांटना ना पड़े। जी बिल्कुल। लेकिन उसने एक वक्त ठहरा दिया है इस वजह से कि लोग अपनी हट धर्मी से बाज नहीं आ रहे। मैंने ये करना है तो मैं इस पर कायम रहता हूँ। मैंने अगर ट्रैफिक सिग्नल की वायलेंस करनी है, मैंने रूल तोड़ने हैं, तो फिर क्या होगा कि मैं करके रहता हूं। मेरे में इनटॉलरेंस है तो मैं करके रहता हूं। हमारी यूथ, हमारी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो इस चीज का बहुत बड़ा शिकार है कि वो उनमें टॉलरेंस, इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा है। तो वो लोग वो इस चीज का शिकार होते चले जा रहे हैं और बढ़ता चला जा रहा है ये मामला। एथिकल वैल्यूज खो रहे हैं, लोग सिन नेचर अपना रहे हैं और उसको बिल्कुल जो है वो कंडेमनेशन भी नहीं मानते। उनके ख्याल में ये यानी सिन नेचर में रहना, यानी गुनाह आलूदा हालत में भी रहना, उनके नजदीक जो है कोई बुरी बात नहीं। वो ये समझते हैं इट्स नॉर्मल। आप अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक चले जाइए, यही सिचुएशन चल रही। एशिया से लेकर जो है अफ्रीका तक चले जाएं, अंटार्कटिका तक चले जाएं, पूरी सिचुएशन यही है। बिल्कुल। हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज भरे पड़े हैं। हमारे स्कॉलर्स वो इन मामलात को इस लेवल पर देख नहीं रहे। जो बातें मैंने आज की हैं, ये बातें सबको समझने की सख्त ज़रूरत है कि हम इस ग्लोबल सिचुएशन को समझें कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल कूलिंग की तरफ जा रहे हैं। और फिर ये वक्त जो आने वाला है, ये चौथा नरसिंगा, ये ग्लोबल डिमिंग की तरफ हमें लेकर जाएगा कि लाइट डिम होना शुरू हो जाएगी। तो मतलब दिन भी एक छोटा पड़ जाएगा, रात भी छोटी पड़ जाएगी, ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। जैसे कि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, और सर्दियों में उलट होता है कि दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। तो लेकिन ये वो वक्त है जिसमें ये बताया जा रहा है कि दिन भी छोटे होंगे और रातें भी छोटी हो जाएंगी। तो रोशनी भी नहीं होगी बिल्कुल भी। जी, बहुत कम हो जाएगी। 1/3 टाइम जो है वो रोशनी कम हो जाएगी। 4 जो हिस्सा है वो दुनिया में कहाँ रोशनी फैला सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि 2/3 पार्ट में रोशनी होगी और 1/3 पार्ट जो है वो अंधेरे में चला जाएगा, सूरज का, चांद का, सितारों का। तो उनकी वजह से रोशनी जो है वो जमीन पर डिक्रीज होकर आएगी। ठीक है, ये रीजन है। सूरज मामूली चीज नहीं, बहुत बड़ी, बहुत मैसिव चीज है, बहुत मैसिव है। चाइना ने बड़ी कोशिश की है, उन्होंने जो है वो आर्टिफिशियल सूरज बना लिया है। वो फिर उस पे किराए पे जो है वो बेचना शुरू कर देंगे रोशनी, ये भी होगा बिल्कुल। तो मींस ये चाइना जो है वो पहले से ही तैयारी कर रहा है कि एंड टाइम्स के लिए। एग्जैक्टली उनको ये बात जो है वो उनको मालूम हुई है। साइंटिस्ट की आपस में जो है वो डिस्कशंस होती हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं,
तो ये बातें पता चलती हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल कूलिंग की तरफ जा रहे हैं। सही। तो इस वजह से उनको अंदाजा हुआ, उन्होंने इस पर मेहनत करना शुरू कर दी, उन्होंने सूरज बना लिया। तो सूरज तो बना लिया है, लेकिन चाइना की चीजों का एतबार कोई नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये भी इशू है कि वो ये ना हो कि दरमियान में जो है वो धूप का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, तो अचानक सूरज रोशनी देना उनका बंद कर जाए, जी वो उसकी एलईडी बंद हो गई। तो ऐसा यानी एक जनरल बात है, ऐसा ही है। तो ये सिचुएशंस हैं, यानी हम एक ऐसी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं जिसमें यानी कि अजीब सिचुएशन होने वाली है इस दुनिया की, और इसके लिए हमें स्पेशली वार्न किया गया है। और ये वार्निंग है ताकि हम खुदा की उन बातों को समझकर खुदा की तरफ रुजू लाएं, ताकि हम रैप्चर का हिस्सा बन सकें। सही। सो मींस दुनिया ये नहीं सोच रही कि हम अपनी राहों से फिरने वाले हों और हम अपने आप को प्रिपेयर करने वाले हों, बल्कि वो आर्टिफिशियल चीज़ों को रेडी करके रख रही है कि शायद हमें ये नहीं तो ये सही। बिल्कुल। मतलब दे आर जस्ट मेकिंग देयर ऑप्शंस फॉर एवरीथिंग रादर देन कि वो हर चीज़ से पीछे हटे। बिल्कुल है, ये अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठा रहा है। बिल्कुल। ठीक है, टाइम इज एन अपॉर्चुनिटी। यस इट इज। ठीक है, तो वक्त जो होता है ये एक मौका होता है कि आप उससे फायदा उठाइए, समझदारी से फायदा उठाइए, लेकिन लोग इससे फायदा नहीं उठा रहे। हमारी यूथ, हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है, उसको बहुत कुछ समझने की जरूरत है। हमारी आने वाली जनरेशन और हमारी जनरेशन को समझने की जरूरत है। जो हमारे जो बाप दादा का जो टाइम पीरियड था या वो जनरेशन है, वो फिर भी लिविंग स्टैंडर्ड्स को अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल। जो 1940 से लेकर आगे तक जो है वो 60s 70s तक जो लोग पैदा हुए हैं ना, वो लोग एथिकल वैल्यूज से ज्यादा बेहतर तरीके से वाकिफ। आने वाले वक्त 50 साल जो है हमारे बहुत बेहतर हो जाएंगे डेफिनेटली, और हमारी यूथ जो है वो सुधर सकती है। यूथ को और उस एज को, यानी हमारी यूथ को उनके दादा दादी के साथ बिठाया जाए, नाना नानी के साथ बिठाया जाए, उनकी डिस्कशंस हो, वो उनको स्किल्स जो हैं वो फ्राहम करेंगे, वो लोग उनके लिए बेहतरीन मशले राह साबित हो सकते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, आज इन गहरी बातों को हमारे सामने खोलने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी इससे यकीनन बरकत पाएंगे। हमारे लिए सोचने का वक्त है कि हम अपने आप को किस तरफ लेके जा रहे हैं, या अब हम फैसला करते हैं कि हमें अबाउट टर्न, यू टर्न लेना है। चलें नाजरीन, मुझे इजाज़त दीजिए और नकाबिल यकीन टीम को भी एक और एपिसोड को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। गॉड ब्लेस यू।